सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थर्ड एपिसोड जहां पर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। इन द लास्ट वीडियो आई हैव कवर्ड अबाउट द सेकंड पार्ट दैट वी हैव व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट दैट कि करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और करंट लीगल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। बट एक पॉइंट मैं बताना छोड़ दिया क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ। आई न्यू दैट, बट मुझे अभी दिमाग में क्लिक किया तो मैं थोड़ा सा उसको कवर कर लेता हूँ कि मान लो तुम्हारे पास करंट लीगल टॉपिक्स में कोई नया टॉपिक आ गया जो मैंने बता दिया, जिसके बारे में तुम अवेयर नहीं हो। मान लो वो टॉपिक है एविडेंस एक्ट का, मान लो, ठीक। जहाँ पे एविडेंस के बारे में बात हो, एविडेंस क्या होता है, ठीक है, मान लो तुम उसके बारे में कुछ भी एक्नॉलेजमेंट नहीं हो। तो मैं तुमको बताता हूँ कि किसी भी करंट लीगल टॉपिक्स को पढ़ने के लिए और उसको समझने का तरीका बहुत इजी है। 3 स्टेप में तुम उसको सीख सकते हो, 3 स्टेप्स, ठीक है। चलो मैं शॉर्ट टर्म्स बताता हूँ। पहला जो पैराग्राफ होता है, फर्स्ट पैराग्राफ, उसको तुम मान लो डेफिनेशन पैराग्राफ। डेफिनेशन पैराग्राफ, जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा बेटा वो डेफिनेशन पैराग्राफ होगा। जब तुम ध्यान से रीड करना, वो टॉपिक के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता, बस मोस्टली फर्स्ट पैराग्राफ में तुमको उस टॉपिक के बारे में बताया कि भाई इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है, ये एक्ट क्या क्या चीजों को कवर करता है, क्या इसका एविडेंस का मतलब क्या है, डिफाइन करेगा। जो सेकंड पैराग्राफ होगा उस टॉपिक का, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक पैराग्राफ दिया हुआ है, यहाँ के बाद एक लाइन छोड़ दिया, यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है। तो मान लो सेकंड पैराग्राफ में तुमको बताएगा कि उसका स्कोप क्या है, उस एक्ट का स्कोप ऑफ द एक्ट। स्कोप का मतलब वो एक्ट में लिमिटेशंस क्या क्या लगी गई है, लिमिटेशंस क्या क्या लगी है, कहाँ तक वो एक्ट जाता है, कहाँ पर वो काम नहीं करता है, इसेंशियल्स क्या है, फिर बता देगा आपको इसेंशियल्स क्या क्या है उस एक्ट के सेकंड पार्ट में। मतलब सेकंड पैराग्राफ विल डेफिनेटली टॉक यू अबाउट द नेचर एंड स्कोप ऑफ द एक्ट, कि उस एक्ट का स्कोप क्या है, उस एक्ट का नेचर क्या है। कंक्लूजन पार्ट जो थर्ड पैराग्राफ आया बेटा, थर्ड पैराग्राफ विल गिव यू द एग्जांपल्स और कोट कर देगा कोई रिसेंट जजमेंट, कोई रिसेंट जजमेंट, कि उस जजमेंट में कहा क्या गया। दैट्स इट। तो किसी भी एक्ट को, किसी भी स्टैट्यूट को तोड़ने का जो तरीका होता है, हाउ टू रीड ए करंट लीगल जजमेंट, वो इस 3 फैक्ट में, इस 3 स्टेप में कंक्लूड करते हैं। इसके क्लास फिल्म्स में बेटा 15 क्लास चलती है iOS की। बट क्योंकि करंट लीगल में सवाल ज्यादा बनते हैं तो उनको बेसिक बताना पड़ता है क्रिटिकल लीगल रीजनिंग कॉन्सेप्ट क्या है। बट मैंने तुमको एक ब्रीफ में बता दी कि किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी एक्ट को, उसके बारे में तुम अवेयर नहीं हो, उसके बारे में तुम उतना कंफर्टेबल नहीं हो, तो तुम पहले पैराग्राफ को समझ लेना कि डेफिनेशन पैराग्राफ है जहाँ पे वो डिफाइन करेगा। सेकंड पैराग्राफ में नेचर और स्कोप बताएगा, मतलब उस फैक्ट की लिमिटेशन बताएगा, उस फैक्ट की एसेंशियल बताएगा। और फाइनल जो पैराग्राफ होगा उसका एग्जांपल देकर, कोड देकर कंप्लीट कर देगा। इससे तुम्हें पैसेज को समझने में आसानी पड़ेगी। ये एक लास्ट लेक्चर में छूट गया था, लास्ट वाले एपिसोड में मैंने इसको कवर कर लिया। चलो अब हम बात करते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तब लास्ट वीडियो पर जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट का वीडियो डाला था कि कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मैं इस स्लाइड में कवर नहीं करूंगा, मेरे ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे वीडियो डाली गई है 10 दिन पहले, उसको देख लेना। तो उस पर मैंने तुमको बोला था कि भाई कौन से टॉपिक्स तुम्हें इंपॉर्टेंट है वो बताना। तो बच्चों का कमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में बताओ भाई, ये लॉ के बारे में इसमें क्या क्या चांसेस हैं आने के। याद रखना कि हम क्या कवर कर रहे हैं, एटलीस्ट, कि एटलीस्ट हम इतना कर लें ताकि हमें डी डे के बाद गिल्ट नहीं फील हो। मतलब अपने गिल्ट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं ना, कि गिल्ट नहीं होना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे जब आप इस वीडियो को कंप्लीट करोगे, या आप इसके पहले वाले वीडियो को कंप्लीट कियोगे, तो लिखना आई डिड इट, मतलब आपने ये काम कर लिया, कमेंट पर, यूट्यूब पर। जब आप उसको रिसर्च कर लोगे, याद कर लोगे, तो फिर आके उसी वीडियो पर लिखना कि यस आई कंप्लीटेड इट। दैट्स हाउ इट विल शो योर पोटेंशियल बेटा, कि तुम्हारे अंदर वो कुछ काबिलियत याद थी जो तुमने कवर अप किया एग्जाम को, तुम हार नहीं मारे। याद रखना, हार नहीं मानते लाइफ में ना, हार मान ली तो गेम वहीं खत्म हो जाता है। जब तक 2 घंटे तुमसे, वो एग्जामिनेशन के 2 घंटे तुमसे कोई नहीं छीन सकता है, कोई नहीं मतलब कोई नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा है ना। तो जान लगा देना। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल के टॉपिक्स क्या है। सबसे पहले भाई एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है, रीड अबाउट डेफिनेशन, किसके बारे में क्या कहता है। एक्सपोज फैक्टो में कोई पहले से लॉ दिया गया है, उस बारे में, उस लॉ में कोई चर्चा नहीं किया है, उसके बारे में अभी स्टैट्यूट बनाया गया है, अभी एक्ट बना गया है, तो सामने उनको पनिशमेंट पहले के मुताबिक मिलेगी या अभी के मुताबिक मिलेगी। हमेशा याद रखना है जिस टाइम पे ऑफेंस कमिट होता है उस टाइम पे लॉ क्या कहता है उस मुताबिक हम चलते हैं। फिर बात होता है डी फैक्टो एंड डी जूरे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डी फैक्टो का मतलब क्या होता है, कुछ कुछ चीजें किताबों में नहीं लिखी जाती है तब भी हम फॉलो करते हैं। तो डी फैक्टो उसी के कॉन्सेप्ट को कहता है। डी जूरे का मतलब होता है समथिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव। डी फैक्टो और डी जूरे को दोनों पढ़ लेना, एक्स पोस्ट फैक्टो को भी पढ़ लेना। डेफिनेशन क्या है उसमें जाऊंगा तो टाइम लगेगा, मैं बस तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तुम मोटा मोटी रिसर्च करके पढ़ते रहना।
अब बात करें डबल जियोपार्डी, किसी एक आदमी को फॉर द सेम ऑफेंस दो बार सजा नहीं दी जाती है, दैट्स कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल जियोपार्डी। इसका केस देख लेना, लालू यादव का केस देख लेना बेटा ध्यान से, और भी जो उसके केस होंगे उसके बारे में बताना कि लालू यादव को हर एक अलग अलग केस में अलग अलग सजा दी गई थी। डबल जियोपार्डी का कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं आएगा, इस केस को, लालू यादव के केस को पढ़ लेना। फिर बात आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, दूसरा होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब होता है कि आप किसी को डिटेन कर रहे हो, किसी आदमी को आप पकड़ रहे हो, हिरासत में ले रहे हो, डिटेंशन कहते हैं। तो प्रिवेंटिव का मतलब प्रिवेंट कर रहे हो, मतलब डिटेंशन होने से पहले आप प्रिवेंट कर रहे हो। सेकंड प्यूनिटिव डिटेंशन, ये दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में आप पढ़ लेना अच्छे से कि दोनों डिटेंशन क्या कहता है। फिर बात करता है नेचुरल जस्टिस और इसके कॉन्सेप्ट, मतलब जस्टिस विषय इक्वालिटी, इक्विटी एट गुड कॉन्साइज, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना कि नेशनल जस्टिस क्या कहता है। फिर बात करें सॉवरेन फंक्शन ऑफ ए स्टेट को पढ़ लेना कि वाई इंडिया इज सॉवरेन कंट्री, क्या इसका रूल है, क्या इसके फंक्शन है और क्यों ऐसा बात कहा जा रहा है। फिर बात करें CAA एक्ट के बारे में पढ़ लेना, किसके ऊपर क्या चेंजेस आए हैं, कौन से कंट्री एक्सक्लूड किए गए हैं, क्या इसके पीछे रीजन था, क्रिटिकल लीगल रीजनिंग में यही सवाल आएगा। फिर बात करते हैं फंडामेंटल राइट, बात करते हैं इंडिया एज ए स्टेट। स्टेट क्या होता है, स्टेट की फिक्स टेरिटरी होती है, स्टेट के बारे में पढ़ लेना, राइट टू इक्वलिटी पढ़ लेना, इक्विटी पढ़ लेना, और आर्टिकल 14 15 16 को ध्यान से पढ़ लेना। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो बता रहा हूँ, ठीक है। फिर बात आ रही है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्विटी, इसी के अंदर तुमको पढ़ना है। फिर आर्टिकल 21 22 एंड 25, राइट टू लाइफ में राइट टू हैव इंटरनेट, राइट टू स्लीप, राइट टू हैव ए क्लीन इन्वायरमेंट और राइट टू लाइफ, इसके बारे में ध्यान से पढ़ लेना। फ्रीडम ऑफ रिलीजन को पढ़ लेना कि हर एक आदमी को अपने चॉइस के मुताबिक रिलीजन फॉलो करना का है। कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ लेना, कोई अगर मान लो केस दे दिया, ए है और बी है, ए आदमी ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, बी आदमी फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, ये आदमी नॉनवेज नहीं खाता है, इसके दिन उस दिन कोई रिलीजियस पूजा है, इस दिन इस आदमी ने नॉनवेज बनाया, इसका स्मेल बी आदमी के घर पे जा रहा है, तो बताओ इसका क्या इन्फ्रिंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ, कुछ वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ, उसके बारे में पढ़ लेना। फिर पढ़ लेना बेटा आर्टिकल 32 एंड 226 रिट्स को पढ़ लेना, और आर्टिकल 32 हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, 226 से हाई कोर्ट जाते हैं, किस केस में हम हाई कोर्ट जा सकते हैं टू और किस केस में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, दोनों को पढ़ लेना। फिर बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो 5 तरह के रिट्स के बारे में बात करता है, उसको ध्यान से पढ़ लेना। हैबियस कॉर्पस को पढ़ लेना, मैंडेमस को पढ़ लेना, सर्चोरारी को पढ़ लेना, प्रोहिबिशन को पढ़ लेना, को वारंटो को पढ़ लेना। हैबियस कॉर्पस के कॉन्सेप्ट को तुम पढ़ लेना, मजिस्ट्रेट के सामने तुम जो बोलोगे वही वैलिड है, पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट दे रहे हो उसकी कोई कोर्ट में वैल्यू नहीं है। 24 घंटे के अंदर तुमको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना मैंडेटरी है, तुम्हारे घर वालों को बताना मैंडेटरी है, तुम्हारे परिवार वालों को बताना मैंडेटरी है कि तुम्हें रिटेन किया गया है। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव ए बॉडी, टू हैव ए बॉडी। मैंडेमस का पढ़ना कि मैंडेमस का मतलब होता है कमांड, जब एक सीनियर कोर्ट बेसिकली मैंडेमस प्रेसिडेंट और गवर्नर पे नहीं लगता है, इसके एक्सेप्शंस को पढ़ लेना। मैंडेमस है जब आप कमांड देते हैं सीनियर अथॉरिटी किसी की पब्लिक अथॉरिटी को देखने के लिए, को वारंटो देख लेना, प्रोहिबिशन देख लेना, ठीक है, और सर्सोरारी देख लेना, ठीक है। फिर देख लेना कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कंप्लीट हो गया। फिर राइट टू प्रॉपर्टी बुलडोजर वाला केस देख लेना, यूपी का केस। राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, इसके बारे में पढ़ लेना राइट टू प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से। तो ये तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टॉपिक्स को इतना कवर करने के बाद जब तुम बच जाए तो फिर तुम पढ़ लेना इमरजेंसी के प्रोविजंस को। इमरजेंसी के अपने को तुम नेशनल पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल, कब कब नेशनल प्रोविजन किस फैक्टर में नेशनल इमरजेंसी लगा दिया सकता है, और इमरजेंसी कैसे लगता है। पहले लगता है 1 महीने के लिए, उसके बाद लगता है 2 महीने के लिए, उसके बाद पार्लियामेंट से पास करना पड़ता है 6 महीने के लिए, अब मैक्सिमम 2 ईयर्स के लिए लगता है, मैक्सिमम 2 ईयर्स के लिए लगता है। इमरजेंसी के कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना। फिर बात कर रहे हैं जजेस के पावर और जुडिशन को कि जज का जुडिशन था कि नहीं था, उसके बाद लोकस स्टैंडर्ड था कि नहीं था, जज का पावर क्या है, जज का फंक्शन क्या है, जज कहाँ कहाँ पर जजमेंट दे सकता है नहीं दे सकता है। फिर देखना एंटी डिफेक्शन लॉ, पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्सेप्ट में ये लॉ क्या कहता है, पॉलिटिकल पार्टी को क्यों रोकता है कि सीट की अदला बदली नहीं की जाए, कोई पार्टी किसी पार्टी को ना छोड़ दे, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ लेना। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को पढ़ लेना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे MC मेहता वाला केस भी पढ़ लेना, प्रशांत भूषण का केस को पढ़ लेना, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट को प्रशांत भूषण का केस को पढ़ लेना, काम आएगा। जुडिशियल रिव्यू के बारे में पढ़ा, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कब जुडिशियल रिव्यू आदमी कर सकता है कब नहीं कर सकता है। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पार्टिया को पढ़ लेना, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी केस का बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पार्टिया, ठीक है। गो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टॉपिक। याद रखना जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का टॉपिक देगा वो जो भी आर्टिकल को रिलेट करेगा, वो आर्टिकल आकर इन्वायरमेंट पर आके रुकेगा, या तो वो आर्टिकल वायलेशन के ऊपर आके रुकेगा, या आर्टिकल आकर ह्यूमन डिग्निटी पर आके रुकेगा, या तो वीमेन के आके ऊपर रुकेगा।
याद रखना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आर्टिकल दे दिया फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19 के बारे में अगर बात कर दिया, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिलेट कर देगा, या तो सिटीजन के ऊपर रिलेट कर देगा, करंट स्टेट क्या सिचुएशन का पढ़ लेना सिचुएशन के ऊपर, या तो डिफेमेशन के ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को लाकर रख देगा। याद रखना ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच को। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ट्रेड का भी फ्रीडम है हमारे पास, कोई हमें रोक नहीं सकता है। तो ये गवर्नमेंट का एक स्कीम है जहाँ पे कहा गया कि 10 व्हील्स के चक्के वाले ट्रक से ज़्यादा ट्रक अब रोड पर नहीं चलेंगे। क्या कॉन्सेप्ट कहा कि गवर्नमेंट का आया, एक रूल आया, एक नोटिफिकेशन आया जिसमें कहा गया कि 10 चक्के वाले से ज़्यादा ट्रक अब रोड पे नहीं चलेंगे। तो बताओ ये फंडामेंटल राइट का इंफ्रिंजमेंट है कि नहीं है। फिर हम बात कर रहे हैं कि भाई एक गवर्नमेंट ने, एक स्कूल ने, स्कूल में लिखाया नोटिफिकेशन कि मेल और फीमेल की क्या होगी, वैकेंसी आई है, मेल और फीमेल की वैकेंसी आई है। टोटल सीट जो है वैकेंसी की वो है 100। ठीक, जब एग्जाम होने वाला था, एग्जाम के 7 डेज के पहले आई कि मेल को अब इसकी सीट नहीं मिलेगी, सारी सीट वीमेन की रिजर्व हो गई है। गवर्नमेंट ने एक नया नोटिफिकेशन दिया, या जिस कंपनी ने, जिसको स्कूल ने नया नोटिफिकेशन दिया, तो लोगों ने कंप्लेंट फाइल कर दिया कि भाई ये तो इन्फ्रिंजमेंट है, ये तो वायलेशन है। तो क्या ये वायलेशन है कि नहीं है। या दूसरा जो कॉन्सेप्ट है यहीं पर तुमको पढ़ना है कि अगर दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कहता है कि अगर कोई स्कूल है या कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है या फिर कॉलेज है, वो निकालता है नोटिफिकेशन, वो निकालता है कुछ एक तरह से वैकेंसी, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीट जो देता है वो सिर्फ वीमेन को देता है। ठीक है, जहाँ पर जीरो सीट तो सिर्फ और सिर्फ वीमेन को मिलता है। तो भाई ये वायलेशन है कि नहीं है, इसके बारे में भी पढ़ लेना। ठीक है, इसके अलावा कोई एक क्लब है, क्लब में जो एंट्री होती है, क्लब में एंट्री होती है वो फीमेल की फ्री होती है। ठीक है, और मेल को स्टैग एंट्री देना पड़ता है, स्टैग एंट्री मतलब मेल को उसी क्लब में जाने के लिए 5,000 रुपये देना पड़ता है। अगर कपल है तो फिर ये फ्री है। तो मेल लोगों ने जो केस फाइल कर दिया, कहा कि ये तो वायलेशन है, तो ये वायलेशन है कि अंदर बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और जेंडर जो भी होता है, नॉन कॉल्ड भी डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को भी तुम पढ़ लेना, ये तुम्हारे एग्जाम में काफी काम आएगा। समझ में आ गई ये बात। चलो, तो यहाँ तक हमने जो कवर किया वो हमने कवर किया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, हम वो भी पढ़ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के, जो हमारे एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट जजमेंट से सवाल बनते हैं। वो जजमेंट के फैक्ट होते हैं, वो हमारे एग्जामिनेशन के भी फैक्ट होते हैं। जो पहला केस है वह गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो दूसरा केस है वो केशवानंद भारती केस, तीसरा है मिनरमा बिल केस, चौथा है इंदिरा सामने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस बार बोमई केस, साहबानो केस, सलाम मुगल केस, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, डी के बासु, एस पी गुप्ता और मेनका गांधी। ये सारे सारे के सारे केस को अपने कॉपी में लिखकर इसके फैक्ट को देखो, केस कैसे पढ़ते हैं। एक, हाउ टू रीड ए केस, तो किसी भी केस में एक होता है फैक्ट, क्या होता है, पहला पॉइंट होता है फैक्ट, पहला जो पॉइंट होता है वो होता है फैक्ट। जो दूसरा पॉइंट होता है फैक्ट के बाद इशू, क्या होता है, इशू। इशू दो तरह के होते हैं, ठीक है, बता देता हूँ। एक होता है लॉ, एक होता है फैक्ट। तो इशू ऑफ लॉ को पढ़ लेना और इशू ऑफ फैक्ट को पढ़ लेना। थर्ड होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है कि भाई रेशियो डिसेंडाई, जजमेंट क्या दिया गया, रेशियो डिसेंडाई। अब देखो रेशियो डिसेंडाई का कॉन्सेप्ट आ गया, तो एक दो कॉन्सेप्ट और याद कर लो, तो तुम पढ़ रहे हो तो अच्छे से। एक पढ़ लो बेटा ऑबिटर डिक्टा, एक पढ़ लो ऑबिटर डिक्टा, और एक पढ़ लो रेशियो डिसेंडाई। दोनों के कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना। जब तुम दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, चलो एक और कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, तुम भी कहोगे यार कम क्यों पढ़ाना, ज्यादा पढ़ाना। तो लिख लो भाई कैविएट इम्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ड का यूज किया है, कैविएट इम्टर। चलो इसको ही पढ़ लेना, क्या पता एग्जाम में दे दे, है ना। जब चमकेगा एग्जाम में तो बोलना कि भाई बताया था सानू ने आके यूट्यूब पर, कैविएट इंटर कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना, ऑबिटर डिक्टा को पढ़ लेना और रेशियो डिसेंडाई को पढ़ लेना। ये तीन कॉन्सेप्ट को भी मत छोड़ना। तो अब भाई इशू ऑफ लॉ क्या होता है, इशू ऑफ फैक्ट क्या होता है। तो मान लो एक आदमी ने एक पर्स की चोरी की, किसकी चोरी की, पर्स की। तो इशू ऑफ फैक्ट क्या है कि ये पर्स तुम्हारा है कि नहीं, इशू ऑफ फैक्ट है। इशू ऑफ लॉ क्या है, किसने चोरी की, इसने थेफ्ट की, इसने मिस्टेक चीटिंग की, इसने क्या किया, ये इशू ऑफ लॉ है। तो फैक्ट का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो आदमी ने चोरी किया वो है कि नहीं, उसका इशू ऑफ फैक्ट है। और इशू ऑफ लॉ क्या है कि जो आदमी ने चोरी की वो थेफ्ट के अंदर आएगा, चीटिंग के अंदर आएगा, मिसचिफ के अंदर आएगा, या किसके अंदर आएगा, ये इशू ऑफ लॉ है। समझ में आ गया बात। ठीक है, चलो। अब यहीं पे बात याद रखना कि अगर मान लो कोई फैक्ट में आप भूल जाते हो ना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट, कॉन्सेप्ट को भी याद रख लेना। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या कवर कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने कवर कर लिया। अब तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें सारे टॉपिक जो है तुमको रीड करना है, जो कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चंस लगा लेने हैं, बात खत्म हो गया। जो केस दे दिया है, केस के फैक्ट पढ़ना है, फैक्ट के बाद उसके इशू को पढ़ना है, और जजमेंट क्या दिया गया, खत्म हो गया। ठीक है, ऑबिटर डिटा को पढ़ना है, ऑबिटर डिटा का मतलब होता है ओपिनियन, ओपिन ऑफ ए जज विच इज नॉट बाइंडिंग, रेशियो कितने रेशियो में,
उस जजमेंट को दिया गया। अगर मान लो 5 सिटिंग जज है तो 3:2 में दिया गया। ठीक, अगर मान लो अयोध्या राम मंदिर केस है, कितने जज कितने रेशियो में दिया गया, रेशियो डिसेंडाई। कैविएट इम्टर को एक क्या कहते हैं ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, लेट्स बायर बी अवेयर कहोगे या कुछ और कहोगे, इस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लेना। तो आई होप कि तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ गए। अब तुम्हारा काम है इसको रीड करना। जब रीड कर लोगे तो लिख देना कमेंट बॉक्स में कंप्लीटेड। अगर तुमने वीडियो देख लिया यहाँ तक तो लिखना कि आई डिड इट। आई होप तुम्हें ये चीज़ पसंद आ रही होगी। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक को। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। ध्यान से देख लो। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है ना।